नमस्कार मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन, जबकि भारतीय बाजारों की शुरुआत तो काफ़ी बेहतर होते हुए दिखाई पड़ी, लेकिन हायर लेवल से कुछ सेलिंग भी मार्केट्स के अंदर आई। स्पेशली जो मॉडर्ना का जो बयान आया, मॉडर्ना के सीईओ का जो बयान आया, उसके बाद मार्केट्स में सेल ऑफ आया इंटरनेशनल मार्केट्स में, और वो घरेलू मार्केट्स के अंदर भी ट्रिकल डाउन होता हुआ दिखाई पड़ा। हायर लेवल पे करीब 150 अंकों के आसपास की जो बढ़त थी वो ईज आउट हुई डाउ जोन्स में, और वो करीब 500-600 अंकों के आसपास की बिकवाली के आसपास बनते हुए दिखाई पड़ी सेकंड हाफ तक, यानी कि सत्र के आखिरी भाग तक भी वो 500-550 अंकों की गिरावट के साथ ही बंद हुआ। तो मेजरली जो डाउ का एक प्रेशर था वो मार्केट्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। इसीलिए हायर लेवल से एक समय में निफ्टी ने 17,300 के जोन्स पार किए। ये माना जा रहा था कि 17,100-200 की जोन में जो पुट राइटिंग है वो शायद उसको और आगे दिखाएगी, और 17,300 के ऊपर एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। इसी अनुमान से बाजार में 17,340 की जोन में आते आते कुछ एक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीदें लग रही थी, लेकिन वहीं से मार्केट में बिकवाली आई और उसके बाद बाजार ने एक हायर लेवल से सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ा। सेल ऑफ रहा आज बैंक्स में, सेल ऑफ रहा मेटल में। 2.5% के आसपास की बिकवाली आज मेटल के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी, और मेटल के साथ साथ आज थोड़ा बहुत प्रेशर जो तेजी थी शुरुआती रियल स्टेट में वो ईज आउट हुई सेकेंड हाफ में। ऑटो के अंदर ऑटो सेल्स के नंबर से ठीक पहले बिकवाली देखने को मिली। मेजरली आप ऑटो एंसिलरी नजर डालेंगे तो वहाँ पर कुछ प्रेशर था। इसके अलावा आज बैंक्स में दबाव था। कोटक महिंद्रा बैंक कल का स्टार परफॉर्मर, और आज थोड़े हद तक वहाँ पर बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही थी। मिड कैप स्मॉल कैप हाँ, हालांकि सेकेंड हाफ तक भी अपनी जो स्ट्रेंथ थे उसे मेंटेन करे हुए थे, बारिंग फ्यू, क्योंकि कुछ ऐसे मिड कैप में बिकवाली ज़रूर देखने को मिली, लेकिन फिर भी सेकंड हाफ में उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी से बिकवाली नहीं थी जो कि पिछले कई दिनों से आ रही थी। तो आज मिड कैप की बिकवाली कहीं पर कम थी और कहीं पे बिकवाली देखने को भी नहीं मिली, वहाँ पर एक अच्छी तेज़ी बनी हुई थी। तो मिड कैप में तेज़ी थी, स्मॉल कैप में तेज़ी थी, 1 से 1.5% के आसपास की तेज़ी के साथ ये स्पेस कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था, तो वहाँ पर अच्छा मूव था। इसके अलावा आज सेलेक्टिव जो मूव था वो छोटे छोटे पॉकेट्स में, मिसाल के तौर पे आप सीमेंट देखिए, अल्ट्राटेक तेज़ था, अंबुजा तेज़ था, जेके तेज़ था, जेके लक्ष्मी में भी तेज़ी थी। तो ऐसे कुछ स्पेस में तेज़ी थी। मिड कैप आईटी में कुछ खरीदारी थी। मिसाल के तौर पर सेलेक्टिव हैप्पीएस्ट माइंड जैसे स्टॉक जो थे वो अच्छी तेज़ी के अंदर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। या फिर बाकी जो एफ&ओ की मिड कैप आईटी कंपनीज है वहाँ पर भी खरीदारी देखने को मिल रही थी। तो मिड कैप आईटी के अंदर थोड़ा बहुत मूव था। उसके अलावा सीमेंट में तेज़ी थी। फार्मा में कुछ सेलेक्टिव फार्मा स्टॉक्स थे जो कि तेज़ी के साथ कामकाज कर रहे थे। मिसाल तौर पर बायोकॉन में खरीदारी देखने को मिल रही थी, डिशमैन कार्बोजन में खरीदारी देखने को मिल रही थी। तो ऐसे कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स थे जहां पर बाइंग थी। तो अलग अलग पॉकेट्स, अलग अलग सेक्टर्स, सब सेक्टर्स जहां पर आज मूव था, लेकिन फ्रंट लाइन स्पेस में आपको बिकवाली दिखेगी। ऑटो में, बैंक्स में, मेटल स्पेशली जो कि आज बहुत तेज़ बिकवाली के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था, और मेजरली दिन के निचले स्तरों के आसपास ही वहाँ पर ट्रेड होते हुए दिखाई पड़ रहे थे, तो वहाँ पर प्रेशर था। और इसके अलावा थोड़ा बहुत प्रेशर आपको एनर्जी स्पेस में भी दिखाई पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली रिलायंस की तरफ से आता हुआ मेजर इम्पैक्ट था, लेकिन वहाँ पर भी कुछ हद तक बिकवाली थी। तो ओवरऑल मूड माहौल जो था बाजार में लगातार, वो इतना कुछ खास आज भी सेंटिमेंट को ड्राइव नहीं कर पाया। और एमएससीआई की रीबैलेंसिंग का इम्पैक्ट भी था कि मार्केट मान रहा था कि शायद रीबैलेंसिंग की वजह से कुछ बाइंग आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन वो भी लोअर लेवल पर आई, तो वो भी उतना कोई खास इम्पैक्ट नहीं करके गई मार्केट्स में। तो ओवरऑल मूड माहौल में प्रेशर, और मिड कैप स्मॉल कैप एटलीस्ट आज थोड़ा सा मार्केट को सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, और उम्मीद करते हैं आज भी कल जैसे ही बहुत सारे सवाल आते हुए दिखाई पड़ेंगे। शुरुआत करता हूँ। टाटा पावर, एसबीआई, और मिस हो गया ये सवाल। अच्छा हाँ, एक सवाल आया अंकुश जैन का। उन्होंने पूछा है कि प्रॉब्लम विद टाटा स्टील फॉलिंग कंटिन्यूसली फ्रॉम 1300। सर टाटा स्टील के लिए प्रॉब्लम इंडिविजुअल तो कोई ऐसी नहीं मिल रही अभी। तो आप कोई भी शेयर के लिए इतना समझ लिए कोई ऐसी इंडिविजुअल प्रॉब्लम किसी स्टॉक में नहीं है। मेजर स्टॉक क्योंकि सबकी अर्निंग आ चुकी है, और अर्निंग के बाद कोई इंडिविजुअली उन्होंने नया बयान दिया नहीं एक्सचेंज पे, तो कोई नई प्रॉब्लम तो ऐड हुई नहीं। जो प्रॉब्लम्स थी वो ऑलरेडी थी ही, वो ओवर हीटेड थे, तो अब थोड़े से ईज आउट हो रहे हैं। तो अगर आप कंसिडर करते हैं टाटा स्टील को कि एक अच्छी कंपनी है, मेजर जाइंट है, यूरोपियन बिजनेस ठीक हो रहा है, बीएसएल ऐड होने से कैपेसिटी बढ़ेगी, और गोइंग फॉरवर्ड नंबर अच्छे होंगे, डिमांड स्ट्रांग रहेगी, तो ऑब्वियसली बात है वो स्टील पे आप बने रह सकते हैं।
पहले टाटा स्टील एक साइक्लिकल स्टॉक के तौर पर मैं उसे ज़रूर देखता था और मैं हमेशा से साइक्लिकल ही मानता हूँ मेटल को, लेकिन अब अगर वो साइकिल के अपर एंड पे जाने के बाद नए कंसोलिडेशन के बाद चलना शुरू हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। ब्रोकरेज हाउसेस 1600 1650 के टारगेट्स दे रहे हैं, तो अभी तो आप उन्हीं को मान के चलिए, और अच्छी ग्रुप की कंपनी है, वैसे कोई दिक्कत नहीं अगर आप इसको लॉन्ग टर्म भी होल्ड करते हैं तो, लेकिन बने रहना ज़्यादा एडवाइसेबल होगा यहाँ पर। और वो जो नया BSL का मर्जर हुआ उसका भी इम्पैक्ट कुछ समय में देखने को मिल ही जाएगा आपको। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कंपनी के साथ इंडिविजुअली, बने रहिए, क्या दिक्कत है। और वैसे ही ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट्स तो अच्छी हैं ही तेज़ी के लिए, नंबर्स को देखिए, सिचुएशंस को देखिए, फिर कॉल लीजिएगा कोई भी। ओके, फॉर लॉन्ग टर्म व्हाट शुड आई डू? एवरेज रिलायंस और हीरो मोटोकॉर्प एज बोथ आर रनिंग मोर एंड लेस सेम प्राइस। कौशिक साहब ये आपकी चॉइस है वैसे तो, क्योंकि ज़्यादा सेफ साइड पर तो आपको हीरो मोटोकॉर्प दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 52 वीक्स लो पर है। देखिए, लाइफ के लिए भी और अदरवाइज भी आपके सबसे ज़्यादा रिस्क लेने की जो कैपेसिटीज़ होती हैं वो अपने लोज़ में होती हैं। अगर आप 52 वीक्स लो पे कोई शेयर लेते हैं तो आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं होगा, ऑलरेडी वो साल के लो पर है, तो अब इससे ज़्यादा क्या जाएगा, थोड़ा बहुत और नीचे। आज भी इतनी बाजार में उतार चढ़ाव हुआ और हीरो मोटोकॉर्प में जो शुरुआती एक मूव दिया था उसी को ही ट्रेड करा था, 0.5% ऊपर 0.5% नीचे, तो कंसोलिडेट करेगा वहाँ पर। मान लेते हैं अगर कल ऑटो सेल्स के नंबर बहुत अच्छे आते हैं हीरो मोटोकॉर्प के और वो रिवर्सल दे देता है, तो रिवर्सल बहुत बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत शॉर्ट है उसके अंदर, तो शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। तो ऑलरेडी इतनी टूटी हुई चीज़ में और क्या गिरावट आएगी, तो ज़्यादा सेफ तो वो दिख रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, दूसरी तरफ रिलायंस जो कि ऑब्वियसली देश की नंबर 1 कंपनी है, तो आप अपना होराइजन डिसाइड करिए, अपना क्या आपने सोचा है लेने के लिए वो डिसाइड करिए और अकॉर्डिंगली आप कॉल ले सकते हैं। कंपनियां दोनों ही खराब नहीं है, दोनों ही बहुत बढ़िया है, तो अमंग द बेस्ट आपको चूज करना है कौन सा आप लेना चाह रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। और टाटा पावर, SBI एंड मदरसन सुमी, हाँ ये सवाल था वो पहला वाला। देखिए सर, कल टाटा पावर में बातचीत हुई थी किसी जानकार से मेरी, उन्होंने ये राय दी थी कि आप इसमें बने रह सकते हैं और 280 रुपये के आसपास के शायद वो टारगेट्स भी दे रहे हैं टेक्निकली। SBI ऑब्वियसली देश का नंबर 1 बैंक है। मदरसन में आप वेट करिए एटलीस्ट सेल्स के नंबर्स का, अगर ऑटो सेल्स के नंबर अच्छा, क्योंकि जर्मनी में लॉकडाउन है और जर्मन में सबसे बड़ा क्लाइंट है इनका फॉक्सवैगन के सेल्स पे इम्पैक्ट आया तो इनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा नियर टर्म में एटलीस्ट। लॉन्ग टर्म में तो नंबर्स आएंगे, सिचुएशन कैसे आती है, ग्रोथ कैसे होती है ऑटो की, क्योंकि एंसिलरी में मेजर सप्लायर है और 200 से ज़्यादा देशों में कामकाज करते हैं। तो मदरसन के केस में ये एक नियर टर्म अनसर्टेनिटी है, लेकिन बाकी दोनों ठीक है, आप अकॉर्डिंगली वहाँ पर कॉल ले सकते हैं। ओके, स्टार हेल्थ IPO में राजेश जी, अगर आप उसमें जाना चाह रहे हैं, यानी कि लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाह रहे हैं, तो बात अलग है, तो पता नहीं मिले या नहीं, लेकिन ये पूरी तरह से OFS है, तो ज़रा ध्यान से, इसमें वैल्यू बहुत कुछ नहीं मिलने वाली है आपको और पैसा भी कंपनी में नहीं आ रहा है, तो ये सिचुएशन कैसे बनती है वो डिपेंड करता है। अगेन, अगर आपको कोई भी इंश्योरेंस पे ऐसी कंपनी पसंद आ रही है हेल्थ में, तो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स में क्या प्रॉब्लम है, SBI, HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, ये भी उसी तरह के कारोबार में, उनमें चले जाइए, कुछ नया वैरायटी है ना। SBI आएगी, अगर मान लीजिए कल को स्टार हेल्थ लिस्ट होता है, प्रीमियम पे लिस्ट होता है, डिस्काउंट पे लिस्ट होता है, 2 क्वार्टर के नंबर देगा, सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, उसके बाद आप चले जाइएगा। अगर अच्छी है तो स्काई इज द लिमिट, अगर अच्छी नहीं है तो क्या दिक्कत है, वेट कर लीजिए थोड़ा सा। अच्छा, इंटेलेक्ट डिज़ाइन लॉन्ग टर्म, आयशर मोटर लॉन्ग टर्म। सर, इंटेलेक्ट डिज़ाइन और आयशर मोटर में ज़्यादा बेटर इंटेलेक्ट डिज़ाइन है मिड कैप में एटलीस्ट, लेकिन आप IT में अगर देख रहे हैं तो हैप्पीएस्ट माइंड रिसेंटली अच्छा दाम पे मिल रहा था, बिरला सॉफ्ट, KPIT, इनको भी आप तलाश सकते हैं। इवन रिलेटेड व्यू ये भी ख़राब नहीं है, नीचे मिल जाए तो आप इनको तलाश लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। और बाकी आयशर में अभी ऑटो की अनसर्टेनिटी को देखते हुए आप हीरो मोटोकॉर्प में जाइए, ज़्यादा बेटर है। 2 व्हीलर की सेल्स में प्रीमियम है वो और मेजर है वो, अगर मूव आएगा भी 2 व्हीलर में तो ऑब्वियसली बात है सबसे बड़े लीडर पे इम्पैक्ट आएगा, तो लीडर तो वो हैं, तो आप उसको तलाशिए उस तरह से, वो ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा आपके लिए। और अगर आप ट्रैक्टर या कमर्शियल व्हीकल में जाना चाहते हो तो टाटा मोटर, अशोक लेलैंड, ट्रैक्टर में जाना चाहते हो स्कॉट्स, ये 3-4 कंपनियों को आप तवज्जो दे दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, पीडीलाइट, मास्टेक, एशियन पेंट, वर्थ बाइंग नाउ फॉर लॉन्ग टर्म ऑलवेज। अमन साहब, क्या दिक्कत है इनमें? आप मतलब पीडीलाइट, एशियन पेंट्स मेजर थे ही, एशियन पेंट के लिए तो पीछे जो डिप आया था नंबर्स के बाद वो ज़्यादा बेटर डिप था, और पीडीलाइट में रिसेंट डिप जो चल रहा है वो बढ़िया डिप है, आप दोनों को ही ले सकते हैं। मास्टेक में हाँ एक अच्छी कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है।
आप आराम से नीचे के टाइम पर इनको ऐड कर सकते हैं। ओके, वाई HDFC बैंक, AMC ऑल आर फॉलोइंग, इज देयर एनीथिंग रिलेटेड टू देयर MD? पांडे साहब, ऐसा कुछ सुना तो नहीं मैंने अब तक सो फार, लेकिन सर चर्निंग रहती है बाज़ार में। पहले भी कभी ऐसे फॉल्स अगर आपने देखे होंगे तो ऐसी चर्निंग होती है, इससे निकलता है पैसा, उसमें जाता है, उससे निकलता है, इसमें जाता है। और बाकी आप क्यों ये नहीं भूल रहे हैं कि वो 900 रुपये वाला, 9000 वाला इंडेक्स 18,000 पहुंच गया, या जो बड़ी तेज़ी एक बाज़ार ने दिखाई है इतनी, उस तेज़ी के बाद चीज़। दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। चीज़ें ईज आउट हो रही हैं जो आप चाहते भी थे कि बाज़ार टूटे, बाज़ार टूटे, बाज़ार टूटे, ताकि डस्ट सेटल हो। और जिनके पास हुआ क्या, जिन्होंने शेयर लिए उनकी पोजीशन ऊपर चली गई, ऊपर जाने के बाद वो नीचे आ गई, नीचे आ गई तो पोजीशन में फंस गए। अब उनको एक ही ऑप्शन है, पोजीशन बेच के नई पोजीशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि पैसा तो ब्लॉक हो गया। तो उस तरह की सिचुएशंस में रिटेल यूजुअली फंसते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो FIs वेट कराते हैं, पेशेंस तोड़ते हैं, जिसे टाइम बेस्ड करेक्शन कहते हैं। जब पेशेंस टूट जाएगा, वो एग्जिट कर जाएंगे, तो वापस बाजार चलना शुरू हो जाता है। तो आप अकॉर्डिंगली अपना कॉल लीजिए। अगर आपके पास शेयर हैं तो आप बने रहिए। अगर आपको HDFC बैंक, HDFC AMC और HDFC लाइफ इन पर भरोसे नहीं है तो आप खुद ही सोचिए किस पे भरोसा करेंगे। देश का नंबर 1 बैंक, नंबर 1 AMC और नंबर 1 इंश्योरेंस कंपनी लिस्टेड, एटलीस्ट ये तीनों ही हैं। तो इनके अलावा आप कहाँ जाएंगे? अगर नहीं इनमें जाना चाहेंगे तो आप जो भी कॉल लेंगे, कल को उसमें कुछ ऐसा रिएक्शन होगा, फिर क्या करेंगे? जब तक सिचुएशन क्लियर नहीं होती तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो सिचुएशन क्लियर होने दीजिए, और उनका सक्सेशन प्लान बना हुआ है अकॉर्डिंगली। तो अगर वो MD साहब जाएंगे तो नए MD साहब आएंगे, और उन्होंने पहले ही डिसाइड कर रखा होगा इतना बड़ा कॉर्पोरेट कैसे चलाना है। तो ज़्यादा बेटर ये नहीं है कि आप वेट एंड वॉच करें इंस्टेड ऑफ पैनिक होने के। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। मुथूट फाइनेंस, डज इट हैव अ मोट एंड वर्थ बाइंग नाउ? अग्रवाल साहब, मोट तो मैं नहीं समझ पाऊंगा आपकी कि क्या आप कंसीडर कर रहे हैं मोट, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ मुथूट के बारे में। मुथूट इंडिया की सबसे बड़ी गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी है। मुथूट के पास करीब करीब 181 मिलियन टन गोल्ड रखा हुआ है। उनकी पर ब्रांच का रेवेन्यू करीब करीब 85 से 80 करोड़ की रेंज में होता है पर मंथ, पर क्वार्टर शायद। उसके अलावा 75% की LTV रखते थे यूजुअली, यानी कि 57,000 या 58,000 करोड़ रुपए के आसपास का गोल्ड इनके पास रखा हुआ है। इनकी मार्केट कैप से थोड़ा ही कम है वो। और मेजर कारोबार साउथ है सबसे बड़े बिजनेसेस में, फिर आता है वेस्ट, एंड देन आता है नॉर्थ एंड ईस्ट। ईस्ट सबसे छोटा एक्सपोजर है, लेकिन चारों हिस्सों में देश इनका काम होता है। और गोल्ड फाइनेंसिंग में इस कंपनी के अलावा कोई कंपनी है नहीं ज़्यादा बड़ी। मन्नापुरम और फेडरल बैंक और बाकी बैंक्स भी करते हैं काम, लेकिन सबको ऐसा लगता है कि इनकी ज़्यादा होल्ड है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है, स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड है इनका पूरे मार्केट्स में। तो सिचुएशन वाइज तो ये ज़्यादा बेटर प्लेस्ड है, इक्विटी साइज़ भी छोटा है, तो यहाँ पर बहुत कुछ तो है नहीं दिक्कत वाइज। अब रही बात, अगर आप गोल्ड फाइनेंसिंग कारोबार में जाना चाहते हैं तो किस पे जाएंगे, जब सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व यही रख के बैठे हैं? ऐसा तो है नहीं कि रातों रात 181 टन गोल्ड हट जाएगा और कुछ नहीं बचेगा इनके पास। वो गोल्ड तो रहेगा ही ना, उससे ऐड करने की कोशिश कंपनी करती रहती है लगातार। और इंडिया में गोल्ड सेविंग तो है ही, सबसे ज़्यादा सेविंग गोल्ड की हम करते हैं और अभी भी है ही। तो लगता तो नहीं एज ऑफ नाउ कि इसमें कोई इशू है। आप ज़रूर बने रहिए, नंबर्स को कंसीडर करते रहिए, देखते रहिए 2-3 क्वार्टर के। NPAs इनके होते नहीं ज़्यादा, NIMs के बढ़िया NIMs मेंटेन कर रखे हैं, और इंटरेस्ट रेट साइकिल अभी लोएस्ट साइड पर है। जब हाई साइड होगी तो और बेटर होंगे। तो ठीक है, बने रहिए, ऐसा तो कोई दिक्कत दिख नहीं रही इस कंपनी के साथ। सर, टाटा पावर में बात कर चुका हूँ, सिद्धार्थ सिदानी साहब। ये मतलब जानकारों ने तो उसमें होल्ड करने की ही राय दी है। 280-285 के टारगेट्स देख रहे हैं वो। आपका टाइम फ्रेम क्या कहता है मुझे पता नहीं, लेकिन उनके हिसाब से तो इसमें बने रहना ज़्यादा एडवाइसेबल रहेगा। ओके, अलॉटमेंट IPO गो फैशन, प्लीज सजेस्ट। सर, एक ही कंसर्न है, आज लिस्टिंग अच्छी हुई, वैसे तो आप निकल जा सकते थे, आपको दुगना करीब फ़ायदा हो रहा था, 90% के आसपास का प्रीमियम है। तो ऐसी किसी भी केस में हमेशा याद रखिएगा, प्रीमियम पे आपको मिल रहा है तो आधा ले लीजिए। आधा ले लिया तो कॉस्ट तो निकल आई, अब बचता है आधा पैसा जो प्रॉफिट है आपका। उसे आपको अगर लगता है कि नहीं अच्छी कंपनी तो छोड़ दीजिए, अगर लगता है नहीं अच्छी कंपनी तो पूरा ही ले लीजिए, लेकिन सेफेस्ट इसकी हाफ तो निकाल ही लीजिए, क्योंकि बाज़ार ऐसा है नहीं।
और अलॉटमेंट आपने, क्योंकि अब दूसरा भी भरेंगी, अगर आपने गो फैशन भरा है तो ऑब्वियस सी बात है, तो कुछ पैसा निकलेगा तभी तो भरेंगे। तो बेटर यही कि हाफ हाफ निकालते रहिए और प्रॉफिट की शेयर छोड़ते रहिए, लेकिन अगर वो भी तब जब आपको सही लग रहा हो। एक ही इनका कंसर्न है कि ये जिस कारोबार में आते हैं रिटेल, वो कोविड में मेजरली इम्पैक्टेड था, तो उसको आप ध्यान रखकर ही यहाँ पर कॉल लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इतने तेज सवाल आ रहे हैं। डेट फ्री शेयर इन मिड कैप, फाइन ऑर्गेनिक वर्सेस विनाती। सर विनाती ज़्यादा भागा हुआ है, फाइन इतना भागा नहीं है, तो फाइन पे आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि विनाती के इसमें मतलब फाइन भी भागा है लेकिन विनाती कुछ ज़्यादा ही भागा है, तो इन दोनों को देखिए। लेकिन फिर वही मैं बोलूँगा कि जो शेयर ज़्यादा टूटे हैं और इसी स्पेस में हैं उन पे फोकस करिए। मिसाल तौर पर नवीन फ्लोरिन कल भागा था, उस पर बात भी हुई थी। दीपक नाइट्राइट है, जुबिलेंट इनग्रेविया है, ऐसा नहीं बंद हो जाएगा कारोबार। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स हैं, ये सब खराब नहीं है, बस समय इनके खराब है, क्योंकि बहुत बड़ी तेज़ी के बाद ईज आउट हो रहे हैं। होने दीजिए, नीचे ले लीजिए, अब आपको जो भाव चाहिए था वो मिल रहा है, लीजिए। तो इस तरह के शेयरों को आप पहले पकड़िए, इंस्टेड जो ऑलरेडी भाग कर ऊपर ही हैं, बहुत नीचे नहीं आए हैं उनके मुकाबले। मदन सुमी में हम बात कर चुके हैं। एसबीआई और आईसीआईसीआई। सर आईसीआईसीआई अगर आप ऑब्वियस वाले प्राइवेट में जाना चाह रहे हैं, एसबीआई ऑब्वियस वाले अगर आप पीएसयू में जाना चाहते हैं, तो मतलब दोनों ही देश की नंबर 1, पहला निजी सबसे बड़ा बैंक और दूसरा सरकारी सबसे बड़ा बैंक। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, बैंक्स के केस में, एक तो बैंक का कारोबार किसी को नहीं पता होता कि क्या हो रहा है अंदर। दूसरा, कोई भी सेक्टर में कहीं भी इम्पैक्ट आएगा तो बैंक के ऊपर ज़रूर आएगा। ये ऑब्वियसली बात है, वो फ्लो, ब्लड फ्लो की तरह, जैसे बॉडी में ब्लड फ्लो करता है वैसे बैंक के अंदर से कारोबार चलता है। हर सेक्टर में उनका एक्सपोजर होता है, हर सेक्टर में दिक्कत आएगी। एग्री में, मेटल में, स्टील में, फार्मा में, कहीं भी कुछ होगा तो मेटल में इम्पैक्ट आएगा। तो इसीलिए ऐसे बैंक्स को चुनिएगा जिनके ऊपर प्रेशर नहीं है लोन देने का, जो कि प्राइवेट बैंक्स में नहीं होता है, सरकारी बैंकों में होता है। तो इसीलिए प्राइवेट ज़्यादा बेटर माने जाते हैं। दूसरा, अगर आपको वैल्यू देखनी है तो कोटक महिंद्रा बैंक ज़्यादा वैल्यू ओन करता है, क्योंकि बाकी सबकी सब्सिडरीज लिस्टेड है, कोटक का सारी सब्सिडरी अभी भी उनके अंदर है, उसके मेन कारोबार के अंदर आता है। तो कोटक के अंदर ज़्यादा वैल्यू दिखाई पड़ती है, वैल्यू वाइज अगर आप देखना चाहते हैं तो दोनों उम्मीद करता हूँ आपके सवालों के जवाब मैंने दे दिए होंगे। ओके, चलिए फिलहाल अब इतने सवालों को मैं शामिल करूंगा। बातचीत में बहुत सारे समय निकल गया और बहुत सारे सवाल अभी भी आ रहे हैं। माफ़ी उन सभी लोगों का जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछा और हमारे साथ जुड़े। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। पहला दिन है महीने का, बढ़िया ही रहेगा सब कुछ, और ध्यान से संभल कर ट्रेड करिएगा। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।